नाज़रीन आदाब, आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन के एचओडी हैं और प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, हमारे यूटी की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो किस तरह का सिनेरियो आप देखते हैं? देखिए, हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कोरोना को लेके प्रिपेयर्डनेस काफ़ी देर से चल रही है और ये तकरीबन तब से शुरू हो गई थी जब से हमें ये पता चला था कि ऐसी कोई महामारी जो वो चाइना में फैली। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इमीडिएटली इसका प्रिपेयर्डनेस करना शुरू कर दिया और फाइनेंशियल कमिश्नर की क़यादत में रेगुलरली मीटिंग्स होना शुरू हो गई। फिर जैसे जैसे हमें अंदाज़ा लगना शुरू हो गया कि ये एक भारी भरकम रूप ले सकती है, ये बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है, तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया और उस कैपेसिटी को बढ़ाने के मद्देनज़र हमारे हॉस्पिटल में हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारी लैब कितनी स्ट्रेंथन हो सकती थी। और इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड है कोरोना की महामारी से निपटने के लिए। हमारे यहाँ भारत में जो पहला केस हुआ है वो 30 जनवरी को हुआ है। 31 जनवरी को जो WHO है उसने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। उसके बाद से ही पूरे देश में और हमारी यूटी में हमने इस बात के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी कि हर मुमकिन कोशिश करके हम इस महामारी को जितना रोक सकें, जितने इसके कवायद कर सकें, जितना प्रयास कर सकें। और जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया, ऐसा लग रहा है कि हम इसको काफ़ी हद तक रोक पाने में सफल हुए। अभी अगर देखेंगे, अब जब हम और आप बात कर रहे हैं, केसेस जो हैं अब भी बढ़ रहे हैं, जिससे एक तशवीश लोगों में हुई है, एक पैनिक सा लग रहा है, कुछ एक सेक्शन ऐसा है, उन्हें लगता है केसेस बढ़ रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तो क्या वाकई ये पैनिक करने वाली सिचुएशन है, ये जो केसेस की तादाद बढ़ रही है? इसमें पैनिक करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जब हम बाद में चर्चा करेंगे तो आपको महसूस होगा कि अगर हम एडिक्वेटली प्रिकॉशंस लेते हैं तो फियर करने की ज़रूरत नहीं है, हम इससे बचाव कर सकते हैं। यहाँ तक केसेस बढ़ने का ताल्लुक है, आपने बताया केसेस बढ़ना लाजमी है और उसके मुख्यतः 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि लॉकडाउन से पहले जो कुछ इन्फेक्शंस फैल गई हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करके जो लोग कंफर्म केसेस के कांटेक्ट में आए हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। और चूंकि टेस्ट करने की प्रक्रिया थोड़ी तेज़ हो गई है तो इससे हमें ये लग रहा है कि थोड़े जो लोग जो इन्फेक्ट कंफर्म ज़्यादा है। दूसरा, थोड़े केसेस बढ़ने की रियल आशंका भी है और ये थोड़ी देर और रहने वाली है। 24 मार्च को हमने लॉकडाउन किया था और जब 24 मार्च तक अगर हम जम्मू कश्मीर की हालात देखें तो 5 से 6 दिन में जो केसेस थे वो डबल हो रहे थे। ऐसी उम्मीद की जाती है और की जा रही है कि ये जो समय है डबलिंग का थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन का असर दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे हम कोई 3 या 4 डबलिंग टाइम देख लेंगे जो कि 4 से 5 दिन में है, मुझे लगता है उसके बाद, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जम्मू कश्मीर के लोग बिहेव कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करके, प्रिकॉशन लेके, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इसको अच्छी तरह से रोकने में सफल हो जाए। इन्फेक्शंस हैं जिस तरह से आज हमने देखा, जैसे आपने भी जिक्र किया और ये कहा भी जा रहा है कि एक बहुत बड़ी जो दिक्कत हमारे साथ रही अभी तक वो ये थी कि जो लोग बाहर से आए वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बता नहीं पा रहे, जाहिर नहीं कर रहे।
मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी बाहर से आए उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताई नहीं, छुपाई। कितना ख़तरनाक है उन लोगों के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए। देखिए, मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री छुपा कर उन्होंने अपना नुकसान किया है, बड़े तौर पे उन्होंने अपनी फैमिलीज, अपनी सोसाइटी को भी नुकसान किया है। अब ये क्यों छुपा रहे हैं, क्यों डर गए हैं कि ना जाने हमारे साथ जब हम ट्रैवल हिस्ट्री करेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। शायद इस बात को लेके वो चाहते हैं कि हमें तो कोई सिम्टम है नहीं, तो हम छुपा के चलते हैं अपने घर में, बाहर रहते हैं। और शायद इस बात का भी उनको ये एहसास नहीं है कि पर्टिकुलरली जो यंग लोग हैं उनको लक्षण ना होते हुए भी वो वायरस को दूसरों के आगे फैला सकते हैं। और अगर इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए कि ये यंग लोग हैं जो ज़्यादा ट्रैवल करके आए हैं, तो उनके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, और बुज़ुर्ग जो है बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, तो उनका दायित्व दोगुना हो जाता है कि वो इसको छुपाएं नहीं, वो बताएं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी के मुताबिक और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एडवाइजरी के मुताबिक अगर ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर ये अंदेशा लगता है कि कोई किसी कंफर्म केस के साथ बड़े क्लोज कांटेक्ट में, और क्लोज कांटेक्ट से मेरा मुराद है कि वो एक ऐसे केस के साथ, कंफर्म केस के साथ बैठा हुआ जिससे कोई 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम व्यतीत किया हो, और इतने डिस्टेंस पे हो कि वो 3 फीट से अंदर हो, और दोनों में से किसी ने मास्क ना पहना हो, तो इसका रिस्क ये रहता है कि आप एक दूसरे को वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। अगर ऐसा समीकरण बनता है तो उसके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। ये देखा जाएगा, ये रिस्क असेसमेंट की जाएगी कि क्या वाकया इसका टेस्ट करना ज़रूरी है, और अगर वो क्लोज कांटेक्ट में आता है और उसका टेस्ट करना ज़रूरी है तो उसको एक प्रोटोकॉल के तहत मेडिकल कॉलेज में जहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी है, अगर वो श्रीनगर में है तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में, स्किम्स में उनको ले जाया जाएगा। एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस, डेडिकेटेड ड्राइवर, जिन लोगों ने अपनी पीपीई पहने हुए, वहाँ उनका टेस्ट किया जाएगा, और टेस्ट के अनुसार अगर वो पॉजिटिव आते हैं और अगर उनको सिम्टम है तो उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और उनको रोज़ के रोज़ देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि कहीं उनको कोई गंभीर सिम्टम्स नहीं हो रहे, और गंभीर लक्षणों में से एक लक्षण है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना, और बस 14 दिन के लिए ये उनको निगरानी में रखना ज़रूरी है। अगर 14 दिन में ऐसे लोग जो पॉजिटिव आते हैं, कोई लक्षण नहीं आते, कोई सीरियसनेस नहीं आती, तो 24 घंटे के अंतराल पे 2 बार टेस्ट किया जाता है। अगर वो 2 बार टेस्ट नेगेटिव आता है और अगर उसके लंग्स में कोई ऐसा निमोनिया जैसी शिकायत हमें दिखती नहीं है, तो इस इंसान को हम घर भेज सकते हैं, ये कह के कि 14 दिन वो थोड़ा सा प्रिकॉशन बरते, और 14 दिन के अंदर अगर फिर सिम्टम डेवलप होते हैं तो वो हमारे स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर को वो इसकी इतला दे दे। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमने देखा कि हिस्ट्री छुपा रहे हैं, जो हमने अभी तक जो हमारी समझ में आ रहा है वो ये है, एक डर सा है लोगों में कि क्वारंटीन में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये बताएं कि जो जब क्वारंटीन में किसी को रखा जाता है, क्वारंटीन किया जाता है या आइसोलेशन में रखा जाता है, क्वारंटीन हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर भी रखा जाता है, उन्हें कैसे रखा जाता है, और अगर कोई पॉजिटिव केस है तो उसको कहाँ पे रखा जाता है, किस तरह की वहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं, ताकि जो लोगों में एक डर है, जो भय है, खौफ है कि क्वारंटीन में रखा जाएगा, अगर मैं पॉजिटिव पाया गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्वारंटीन कोई ऐसी सज़ा नहीं है। क्वारंटीन आज का नहीं है, 600-700 साल पुरानी ऐसी चीज़ है जो इन्फेक्शन को बचाने के लिए रखी जाती है। और इसका मेन जो मुद्दा रहता है वो ये रहता है कि अगर आप किसी के ऐसे एक्सपोजर में आए हो तो कम से कम आप वो इन्फेक्शन दूसरे को ना ले जाओ। लेकिन आप जो भी क्वारंटीन में बंदा रखा जाता है वो जनरली हेल्दी होता है, आइसोलेशन में उसको रखा जाता है जिसको सिम्टम होते हैं। तो ये एक मूल जो इनका डिफरेंस है। बाकी किसी को भी अगर क्वारंटीन में रखा जाता है तो उसकी किसी आज़ादी पे किसी किस्म का खतरा नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे वो अपने आप को घर में एक अलग कमरे में रखता है,
वो दोनों का मतलब एक ही है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आप दूसरों को ना दें। राइट। तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है। अगर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो उनको घर भेज देते हैं, लेकिन घर में भी एक उसका ना प्रोटोकॉल बनाया गया। घर में रह के अगर लगता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जब आप किसी कंफर्म केस में के साथ संबंध में आए हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में जाके घुल मिल के बैठना शुरू करेंगे। आपको एक अलग कमरे में रहना पड़ेगा। सेम तरीके से अगर आपको किसी हॉस्पिटल में रखा जाता है तो आपको अलग कमरे में रखना पड़ेगा, आपको मिक्स नहीं होने दिया जाएगा। किसी किस्म के खाने पीने की कोई ना घर में परहेज है ना आपको हॉस्पिटल में परहेज है। किसी किस्म की दवाई की जरूरत ना घर में पड़ेगी ना बाहर पड़ेगी। अगर कोई आपको कोमॉर्बिडिटी नहीं है, अगर आपको पहले से कोई बीमारी चल रही है तो उसकी दवाई वैसे ही चलती रहेगी, चाहे आप घर में हैं या बाहर हैं। सिर्फ आपको मानसिक तौर पे ये मान के चलना है कि मुझे अब 14 दिन अपने लिए पहले ध्यान रखना है। अगर आप अपना ध्यान रखते हो तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि आप दूसरों का भी ध्यान रख सकोगे, आप ये इन्फेक्शन उनको नहीं पहुंचाओगे। क्या ये आपको लगता है कि एक वजह हो सकती है ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने की, जो कई बार जो हमने देखा अभी तक कि जो उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, बाद में पता चला कि वो पॉजिटिव केसेस हैं। क्या एक ये सोशल स्टिग्मा माना जा रहा है कि आपको लगता है कि लोगों में, जो समाज में ऐसा आज लग रहा है कि अगर कोई को पॉजिटिव पाया गया, उसको आइसोलेशन में रखा गया, तो शायद समाज में उसके लिए कुछ दूसरी तरीके से लोग देखेंगे। क्या आपको लगता है कि वो भी एक वजह है कि लोग छुपा रहे हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को? मैं मानता हूँ कुछ हद तक है, लेकिन अब अगर हम HIV का देखें जो या ट्यूबरकुलोसिस का देखें तो हमने काफ़ी समय जो अब सोशली थोड़े से हम कॉन्शियस हो गए। 30 साल पहले का समय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कोरोना और फ्लू में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कोरोना इसलिए हमें डरावना लग रहा है कि ये बहुत इजीली ट्रांसमिटेबल हो रहा है। फ्लू और कोरोना में एक जैसे नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स रहते हैं। अब चूंकि ये एक बड़े हाई मैग्नीट्यूड पे हो रहा है, उसके कारण किसी किस्म का स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन इसकी रखी जाए तो ये कोई बात सही नहीं होगी। और चूंकि हम सभी इन सब आम बीमारियों से ग्रस्त होते रहते हैं, तो ये मानना बिल्कुल गलत होगा कि कोरोना के बाद कोई आपके अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट या अबनॉर्मलिटी आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने बढ़ने देगा। तो ये और आम बीमारी जैसा है, बिल्कुल आम बीमारी जैसा। 100 में से 80% लोग फ्लू जैसे होते हैं कि आपको 2-4 दिन कोई लक्षण आए, बिना किसी दवाई के आप ठीक हो जाएंगे। जैसे आपने कहा अभी, और ये सच भी है कि फ़िलहाल इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। एक ही चीज़ है कि वो प्रिकॉशंस है। जी। और प्रिकॉशंस में एक बहुत बड़ा जो स्टेप है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। जो लॉकडाउन चल रहा है, हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि कितना इफ़ेक्टिव लॉकडाउन है? क्या ये इफ़ेक्टिव है या इससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो हमारे जो ट्रेंड है, जो हमारे केसेस हैं, वो कम हो जाएं और वो ये जो बीमारी है इस पर इसको हम फैलने से रोकने में कामयाब हो जाएं? देखिए, इस बारे में कोई भी पेशगोई करना इस वक्त थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता। लोगों ने अलग अलग तरीके से मॉडल बनाए, अलग अलग तरीके से अजम्पशंस की हैं। उसके तहत ये देखा गया कि अगर एक लॉकडाउन के बाद थोड़ी देर के लिए अलो किया जाए लोगों को, फिर और हफ्ते 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए, तो उसके साथ जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे देखे गए। मैं आपको इस मामले में ना एक बड़ी हिस्टोरिकल बात बताना चाहूँगा सबके लिए। जी। 1918-19 का स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसमें 40 से 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी, यानी 4 से 5 करोड़ लोग जो थे वो उनकी डेथ हुई थी। अब उसमें ये जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसमें 2 शहरों का जो एग्जांपल हमारे सामने उभर के आती है। एक शहर था फिलाडेल्फिया का, दूसरा था सेंट लुइस का। तो जब ऐसी किस्म की एडवाइजरी आई जैसा कि आज चल रहा है कि लॉकडाउन हो गया, मास गैदरिंग बंद हो गई, स्कूल बंद कर दिए गए ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए और ये इस वायरस को आगे ना बढ़ाएं, तो फिलाडेल्फिया ने इसके बारे में ध्यान नहीं, इस एडवाइजरी के बारे में ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने उसके दूसरे या तीसरे दिन को एक बहुत बड़ी परेड होने वाली थी वहाँ पे, जिसमें हज़ारों लोग थे जिन्होंने हिस्सा लेना था। फिलाडेल्फिया वेंट अहेड विद दैट
परेड, उन्होंने वो परेड आयोजित की, लेकिन सेंट लुइस ने उस परेड को ना होने नहीं दिया। फर्क क्या हुआ कि जहां पे हजारों केसेस एकदम फिलाडेल्फिया में हुए, हो सकता है उतने ही केस सेंट लुइस में हुए, पर वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुए। और जिस टाइम में उनके हेल्थ सर्विसेज को, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज को इतना वक्त मिल गया वो अपनी फैसिलिटीज को उस तरीके से ऊपर ले जाए, और साथ ही साथ में 8 गुना या 10 गुना कम होते हुए, ये बहुत जरूरी है। जो लॉकडाउन का जो बहुत बड़ा फायदा में दिखने वाला वो ये होगा कि अगर केस होते भी हैं, मान लो जिसकी आशंका है अभी, तो ये केसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होंगे। तब तक हर स्टेट अपना टाइम लेके अपने आप को इससे निपटने के लिए तैयार कर लेगी। अभी मुझे लगता है कि 10 अप्रैल के आसपास इस किस्म की पेशगोई करना थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी अगर हम हालात देखें थोड़े केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें यूरोप के मुकाबले में कि इस तरीके से बढ़ रहे तो ऐसा नहीं है। हमारा जो फैक्टर है वो बहुत कम है, 15%, 20%, 35% जो है ना वो केसेस बढ़ रहे हैं। वेयरएज अगर आप देखें कि एक महीने में यूरोप में कितने केसेस हुए हैं तो वो 100 से 1 लाख तक पहुंच गए। वेयरएज अगर आप देखें तो 3 मार्च को हमारे जो केस थे वो 2 मार्च को शायद 3 केस थे, और आज अगर आप देखते हैं तो 1 महीना हो गया, आज हमारे कोई 2000 केसेस के करीब है। तो मुझे लगता है जो हमारी अपना मानना है, सभी जो जानकारों का मानना है कि जो हमारी ट्रैजेक्टरी है वो यूरोप की ट्रैजेक्टरी जैसी नहीं लग रही, हम कहीं मिडल में हैं। और शायद अगर लोग इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं इंडिया में बहुत कम होने वाले। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि यहाँ जो हमने देखा कि लॉकडाउन का काफ़ी असर है, आम लोग मानते हैं, लेकिन एक सेक्शन हमने देखा जो इस लॉकडाउन को एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह देखते हैं। जैसे हम कई जगह पे हम देखते हैं कि लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो जाके छोटी सी जगह है, प्लेइंग फील्ड है, जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पुलिस वाला आएगा नहीं या यहाँ पर कोई हमें टोकेगा नहीं, तो खेलेंगे, खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हमने ये भी देखा एक जो ओल्ड एज ग्रुप जिसको हम बोलेंगे, जो कि बहुत वल्नरेबल भी है, वो घर में बैठे बैठे बोर हो गए, चलिए बाहर जाएंगे, एक छोटा सा बड़ का पेड़ है, वहाँ 8-10 लोग बैठे विदाउट मेंटेनिंग दैट सोशल डिस्टेंस। तो उनके लिए आपको क्या मैसेज है, वो कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं? देखिए, ये खतरनाक हो सकता है। हमें ऐसे अगर सभी लोग ये समझ जाएं कि हमने डिस्टेंसिंग रखना है और बाहर निकलना है, या ग्रोसरी के लिए जाना है, वेजिटेबल लेने जाना है, और एक नियमित सोशल डिस्टेंसिंग करें तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन अपने घर से बाहर निकल के अगर बच्चे खेलते हैं या कुछ बुज़ुर्ग लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कंट्रोल कर पाना मुश्किल है कि वो कितनी देर अपने आप को डिस्टेंसिंग में रख सकेंगे, और शायद वो प्रिकॉशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसलिए जो मेरी राय रहेगी वो जितनी देर तक लॉकडाउन है वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। जो भी करना चाहते हैं, कोई खेल करना चाहते हैं, वो घर में बैठ के खेलें, लेकिन घर में भी इतना ही ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग रखना। घर में अगर कम जगह है और रसोई में, किचन में अगर एक ही बंदा काम कर सकता है तो एक ही बंदा काम करे। लॉन्ड्री में अगर एक ही बंदा काम कर सकता है तो एक ही। लॉबी में अगर आप 1 मीटर की दूरी पे बैठ सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को अगर जुकाम के, फ्लू के सिम्टम्स हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम ज़रूरी है कि वो बाकी लोगों से ना मिले, वो अपने आप को किसी अलग कमरे में आइसोलेट कर ले और मास्क पहनना शुरू कर दें। तो थोड़े दिनों के लिए बाहर आना, जैसा कि एडवाइजरी भी की जा रही है, सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वही इंसान ग्रोसरी लेने जाए और सिर्फ उसी वक्त जाए जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा जाए, और पूरा अपना काम ख़त्म करके वो इंसान अपने घर में आ जाए। आपने अभी जैसे जिक्र किया कि नॉर्मल फ्लू भी है जी। आज जब से कोरोना वायरस का ये हो गया चारों तरफ से, तो लोग कुछ कॉन्शियस भी हो गए
और कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, जो कि बार बार बताया जा रहा है। लेकिन साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें जैसे मामूली सा जुकाम हो गया तो पैनिक हो जाते हैं जी। और चूँकि आज अगर हम देखेंगे हॉस्पिटल्स में जो हालांकि जो नॉर्मल इमरजेंसी जो पेशेंट्स हैं उनको तो देखा जाता है, लेकिन जो मेन फोकस है अभी अगर हम फ्लू जैसे रिलेटेड बीमारियों की बात करें तो कोविड से जो पीड़ित हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और रखा जाना ज़रूरी है। और इस तरह के पेशेंट्स जिन्हें मामूली खांसी जुकाम होता है और वो पैनिक करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या पैनिक करने की ज़रूरत है, किस तरह के सिम्टम्स होने चाहिए ताकि वो नॉर्मल फ्लू और ये जो कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं उनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकें। देखिए, ये फ्लू का ऐसा है कि वो तो आम हर इंसान को एक आध बार पूरे साल में हो जाता है। और फ्लू के सिम्टम में सबसे जो उभर के बात आती है, बुखार होता है जो कोरोना में भी होता है, फ्लू में भी होता है। नाक बहती है, आंखें लाल हो जाती है, ये फ्लू के सिम्टम्स हैं। उसके बाद कोरोना के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो जैसे कफ है और वो ड्राई कफ रहती है कि आपको खांसी आती है लेकिन कोई बलगम नहीं निकलती। तो 80 से 85% लोगों को जो वो बुखार हो रहा है और कोई 60% 3 में से 2 इंसानों को जो वो कफ आ रही है। उसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे शरीर का टूटना, दर्दें होना, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाना। सबसे वार्निंग वाला सिग्नल है जो निमोनिया का लक्षण है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ताकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, ये कोरोना का है। इस वक्त चूँकि कोरोना साथ साथ हो रहा है, अगर किसी को ऐसे लक्षण होते हैं तो उसका परेशान होना बिल्कुल लाजमी है। तो मेरा जो मानना है कि अगर ऐसा कोई सिम्टम आता है और घर में आता है तो उसके लिए पैनिक मत क्रिएट करें, उसके लिए आप मेडिकल मास्क का इंतज़ाम कर दें और अपने आप को थोड़े दिनों के लिए अपने घर वालों से दूर रखें। अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अगर आप किसी ऐसे लोग से नहीं मिले हो जो कंफर्म केस है, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि आपको वो कोरोना हो सकता है। बट आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ये फ्लू होगा तो 2-3 दिन में, 3-4 दिन में दवाई या दवाई के बिना ठीक हो जाएगा। और इसी समय में कुछ ना कुछ केस जो जैसे H1N1 के वो भी देखे जाते हैं, हॉस्पिटल में लोग आते हैं। तो आप के लिए प्रोविजन किया गया है, आप जो कंसल्टेशन मिल रही है आपको, मेडिकल कॉलेज ने ये प्रोविजन किया कि आप किसी भी डॉक्टर को, और जिनकी एक वो जो थ्रू एडवाइजरी हमने अखबार में भी बताया हुआ है, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, आप उनसे परामर्श कर सकते हैं। अगर उस क्लिनिशियन को लगता है कि इस इंसान का कोई टेस्ट कराना ज़रूरी है तो वो यही वाली बात आगे एस्केलेट करेंगे जो स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर है, जो फाइनल अथॉरिटी है और फाइनल डिसीजन लेगा कि क्या इसका सैंपल उठाना ज़रूरी है कि नहीं। हालांकि एहतियात के तौर पे जो लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जो लोग निमोनिया से ग्रस्त हैं, कोरोना से नहीं, निमोनिया, अदर निमोनिया से ग्रस्त हैं, या लोग कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से ग्रस्त हैं, उनके सैंपल भी उठाए जा रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या कोरोना आगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ तो नहीं जा रहा। पिछले दिनों ICMR ने ऐसे सैंपल उठाए और उनको इसका कोई एविडेंस नहीं मिला कि वाइड स्प्रेड जो है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुई है। हालांकि ये बात मानने वाली है कि कहीं कहीं किसी जगह पे क्लस्टर हुए हैं, और एक्सेप्शनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमारे पास फिगर्स हैं, जहाँ भी ये क्लस्टर हुए हैं उस क्लस्टर की बड़े अच्छे तरीके से कंटेनमेंट हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लस्टर में क्या है, कोई आपके पास केस आता है, आपको डर है ये केस आगे दूसरे को ना दे दे, तो उसमें एक प्रक्रिया रहती है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के 3 पहलू होते हैं। एक कि पहले सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है कौन किससे मिला, नंबर 2 उसकी लिस्ट बनाई जाती है, नंबर 3 उनको पकड़ के उनकी रिस्क असेसमेंट की जाती है ये देखने के लिए कि क्या इसका सैंपल उठाना जरूरी है या नहीं। साथ में उनको ये बताया जाता है चूंकि आप इनके कांटेक्ट में आए हो तो आप पोटेंशियल रिस्क पे हो, तो आपको वो सारी प्रिकॉशन लेना जरूरी है। आपको अपने आप को होम क्वारंटीन में रखना जरूरी 14 दिन के लिए, और 14 दिन के पश्चात भी आपको इन सिम्टम्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर 28 दिन तक ऐसा कुछ नहीं होता तो आपको क्वारंटीन से रिलीज किया जा सकता है।
डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी शेयर की। हमें उम्मीद है कि लोग ये जो चीज़ें हैं, जो मिथ्स इस कोरोना वायरस के बारे में बताई गई हैं, या जो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं लेना, वो प्रिकॉशंस लेंगे, और हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे वो प्रिकॉशंस ले लें। ख़ासतौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो काम है, सोशल डिस्टेंसिंग हम बनाए रखें ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जाए। आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।